हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेबी सिटर पार्ट 1 की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक 11 साल का बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम कॉल था, जो कि अपनी लाइफ में हर चीज से डरता था, जैसे कि इंजेक्शन, इंसेक्ट्स और हर एक चीज जिससे डरना बिल्कुल फिजूल है। और इसी वजह से उसे स्कूल में सभी बच्चे तंग किया करते हैं। काम के सिलसिले में कॉल के पेरेंट्स को अक्सर बाहर जाना पड़ता था। अब पेरेंट्स की एब्सेंस में कॉल अकेला होता था, तो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक बेबी सिटर ढूंढ रखी थी जिसका नाम बी था। कॉल और बी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। कॉल के स्कूल में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम मिलानी था। वह उसकी नेबर भी थी। एक दिन कॉल के पेरेंट्स को फिर से शहर जाना पड़ता है और बी की ड्यूटी यह थी कि वह कॉल का ख्याल रखे। कॉल बी के साथ खेलता है। रात के टाइम बी कॉल को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है। कॉल उसे नहीं पीता और चुपचाप उसे फेंक देता है और कॉल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वह सो रहा है। बी जैसे ही उसके रूम में जाती है तो कॉल चुपके से बाहर आ जाती है। कॉल देखता है कि बी ने घर में अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है जो कि ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे, यानी मिलाने की बात सच हो गई थी। बी को डेयर मिलता है कि उसे बारी बारी से सब लोगों के पास जाना है, तो वह एक एक के पास जाती है। सबसे लास्ट में बी जिसके पास जाती है उसके सिर में 2 नाइफ से स्टैब कर देती है और बी के बाकी फ्रेंड्स उसके खून को एक बर्तन में जमा करने लगते हैं। यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि बी उन लोगों की मदद से कोई रिचुअल कर रही है और उसने रिचुअल के लिए अपनी फ्रेंड को ही सैक्रिफाइस कर दिया था। बी फिर एक काफी पुरानी बुक उनके सामने रिवील करती है और बताती है कि यह डेमॉन्स की बाइबल है। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उन्हें एक इनोसेंट बच्चे का खून भी चाहिए। डेफिनेटली वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि कॉल था। कॉल जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा होता है वह डर जाता है और बी की रियलिटी भी जान जाता है। वह भागकर अपने रूम में आ जाता है और अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करता है और तुरंत ही सोने की एक्टिंग भी करता है। बी अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल के रूम में आती है और एक सिरिंज से कॉल का ब्लड निकाल लेती है। कॉल काफी डरा होता है। इन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद कॉल डिसाइड करता है कि वह वहाँ से भाग जाएगा और भागने के लिए वह कुछ कपड़ों को एक दूसरे से बांधकर खिड़की से बाहर गिराता है ताकि वह वहाँ से भाग सके। लेकिन तभी बी वहाँ आ जाती है और क्योंकि उन लोगों ने कॉल का काफी सारा खून निकाल लिया था, जिसकी वजह से कॉल बेहोश हो जाता है और कॉल की जब आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। सामने बी और उसके सभी फ्रेंड्स यानी कि कल्ट के सभी मेंबर्स भी खड़े हुए थे। कॉल इग्नोरेंट बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वह कुछ भी नहीं जानता। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और बी का फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर को बी मार देती है। उस लड़ाई में एक गोली बी की एक फीमेल फ्रेंड को लग जाती है। सारे पुलिस वहाँ मारे जा चुके थे, परंतु उनकी वॉकी टॉकी पर हालात को जानने के लिए मैसेजेस आ रहे थे कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं है। लेकिन उन मैसेजेस का रिप्लाई सिर्फ कोड के जरिए ही दिया जा सकता था और वह कोड सिर्फ और सिर्फ कॉल ही जानता। बी कॉल को वार्न करते हुए उससे वह कोड ले लेती है और बी का मेल फ्रेंड एक मैसेज सेंड करता है कि यहाँ सब नॉर्मल है। इसी दौरान कॉल अपनी रस्सी काटकर अपने रूम की तरफ भागने लगता है और बी का फ्रेंड कॉल के पीछे भागता है। फ्रेंड का पाँव स्टेयर्स पर स्लिप हो जाता है और वह नीचे जाकर गिरता है। एक नोक वाली ट्रॉफी उसके गर्दन के आर पार हो जाती है और वह मर जाता है। कॉल अपनी रूम की विंडो से कपड़े की रस्सी के सहारे बाहर कूद जाता है और बाहर जाकर एक जगह छुप जाता है जहाँ पर सभी इंसेक्ट भी थे। लेकिन कॉल अपने डर पर काबू कर लेता है। बी की एक फीमेल फ्रेंड भी कॉल को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। कॉल उसके ऊपर फायर वाला रॉकेट छोड़ देता है। उसकी फ्रेंड रॉकेट से बच जाती है और फिर कॉल चालाकी से उस लड़की को वहाँ पर लॉक कर देता है और उस पर बग स्प्रे छिड़क देता है। आग और स्प्रे की आपस में मिल जाने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। बी की वह फीमेल फ्रेंड मर जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर बी का दूसरा फ्रेंड भी वहाँ आ जाता है और वह कॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल जान बचाने के लिए एक ट्री हाउस में चला जाता है। बी का फ्रेंड और कॉल नीचे गिर जाते हैं। बी के फ्रेंड के गले में रस्सी फंस जाती है और फांसी लगने की वजह से वह मर जाता है। तभी बी कॉल पर गन से शूट करने लगती है। जान बचाने के लिए कॉल अपनी नेबर फ्रेंड मिलानी के घर आ जाता है और मिलानी को कहता है कि पुलिस को फोन करो। अब क्योंकि
कॉल के साथ साथ मेलानी की जान को भी खतरा हो सकता था। तो कॉल भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन बी ने उसके घर को एकदम साफ कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। कॉल को अपने घर में बी की एक फ्रेंड बेहोश मिलती है, लेकिन कुछ भी करने से पहले बी की वह फ्रेंड होश में आकर कॉल पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ बी आ जाती है और अपनी फ्रेंड को शूट करके मार डालती है। मौके का फायदा उठाकर कॉल उस एंशिएंट डेमन की बुक को उठा लेता है और बी को धमकी देता है कि वह उस बुक को जला देगा। क्योंकि बुक एक ही थी तो बी डर जाती है कि कहीं कॉल बुक को जला ना दे। वह कॉल से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, और बताती है कि काफी साल पहले मेरी एक डेमन से डील हुई थी और उसने कहा था कि वह डेमन को मासूम लोगों का ब्लड देगी और इस बुक में लिखी लाइंस को पढ़कर अपने रिचुअल्स को कंप्लीट करेगी। ऐसा करने के पीछे मकसद यह था कि उसे हर वह चीज मिल जाएगी जिसकी वह ख्वाहिश करेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यह था कि वह बहुत शाई थी, बट अब वह कॉन्फिडेंट हो चुकी थी और वह यह भी बताती है कि यह रिचुअल वह कोई पहली बार नहीं कर रही थी, यानी कॉल से पहले भी वह कई बच्चों के साथ सेम ऐसा ही कर चुकी थी। बी कॉल से कहती है कि अगर तुम पुलिस को यह कह दो कि मेरे दोस्त किलर थे और मैं बेकसूर हूँ तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन कॉल उसकी कोई बात नहीं मानता और वह उस बुक को जलाकर भाग जाता है। बी उस बुक पर लगी आग को बुझाने लगती है। उधर कॉल अपनी नेबर की गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी को घर में दे मारता है। कॉल गाड़ी के बाहर आ जाता है और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। कॉल के पेरेंट्स भी तब तक आ जाते हैं और तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। कॉल और मेलानी काफी खुश थे और प्रूफ कर दिया था कि उसे किसी केयर टेकर या बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक फायर फाइटर जो कॉल के घर को चेक करने आया था, और शॉक कर देने वाली बात यह है कि बी कार के नीचे नहीं थी। बी फायर फाइटर पर नाइफ से अचानक अटैक कर देती है। इसका मतलब यह था कि बी अभी भी जिंदा थी और बेबी सिटर का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।